अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो वाकया सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसे सुनकर शायद आप कुछ देर तक अपने कमरे की लाइट बंद ना कर सकें। ये वाकया मेरी अम्मी की फूफी की बेटी अमरीन आपा का है। हमारे खानदान में उनकी पहचान बहुत अजीब थी। वो ना कभी ज्यादा मिलती थीं, ना किसी के घर जाती थीं और न ही किसी को अपने घर आने देती थीं। हमेशा पर्दा, हमेशा खामोशी, हमेशा एक कमरा बंद। लेकिन असल दहशत उस वक्त शुरू हुई जब हमें पता चला कि उनके घर की एक खिड़की पिछले 12 साल से कभी खोली ही नहीं गई। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी जब पहली बार मैंने ये बात महसूस की। एक आयत की सुबह हम सब फूफी के घर गए थे। बच्चे खेल रहे थे और मैं हमेशा की तरह घर के उस हिस्से की तरफ निकल गया जहां अजीब सी खामोशी होती थी। अमरीन आपा का कमरा घर के बिल्कुल आखिरी किनारे पर था। दरवाजा खुला था मगर अंदर गहरा साया फैला हुआ था। कमरे में एक बोसीदा लकड़ी की मेज, कुछ बिखरे हुए कागज और दीवारों पर ऐसे स्याह निशान जैसे किसी ने नाखूनों से खिराशें डाली हों। मगर सबसे डरा देने वाली चीज वो थी बाएं तरफ वाली बड़ी खिड़की जिस पर मोटे लोहे का एक भारी पट जड़ा हुआ था। मैंने डरते डरते फूफी से पूछा, ये खिड़की बंद क्यों है? उन्होंने पलट कर देखे बगैर कहा, बस ऐसे ही, बहुत साल से बंद है, कोई उसे न खोले। लेकिन उनकी आवाज में वो मुमानात नहीं थी जो बड़ों की होती है, बल्कि ऐसा खौफ था जैसा किसी ने उनके दिल में टांग रखा हो। हम रात वहीं रखे, सब सो गए सिवाय मेरे। मुझे हमेशा खामोश रातें पसंद आती थीं, मगर उस रात फजा में कुछ ऐसा था जो रूह तक उतर रहा था। हल्की सी बुसीदबो, दीवारों से आती मध्यम खिराशों की आवाज और सबसे बढ़कर इमरीन आपा का कमरा खुला हुआ था। मैंने सुना किसी की आहट, जैसे कोई बहुत आहिस्ता बहुत धीरे सरगोशी कर रहा हो। पहले मैंने उसे वहम समझा, मगर फिर दूसरी बार वही सरगोशी सुनाई दी। ना खोलो। मेरा जिस्म जैसे एक जगह जम गया। आवाज बराह रास्त खिड़की की तरफ से आ रही थी। मैं कदम घिसेटता हुआ आगे बढ़ा। दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर गिरने वाली थी। दरवाजे के अंदर झांका। इमरीन आपा फर्श पर बैठी थीं, बलखले, चेहरा सफीदी लिए और नजरें जमी हुई उसी बंद खिड़की पर। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपा, आप ठीक हैं? उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा। ऐसा लगा जैसे उनकी गर्दन ने इंसानों वाला तरीका नहीं, बल्कि झटके से कोई घुमा दे वैसा मोड़ लिया हो। उनकी आंखें सर्ख थीं। वो सरगोशी के लहजे में बोले, सो जाओ, ये कमरा रात में जाग उठता है। मैं वहीं साकत रह गया। इस खौफ की शद्दत आज तक मेरे जिस्म में कहीं ना कहीं जिंदा है। अगली सुबह सब नाश्ते पर बैठे थे। इमरीन आपा फिर आमसी लग रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने फूफी से दोबारा पूछा, ये खिड़की कभी खुलती नहीं? फूफी ने घबराकर आसपास देखा और धीमी आवाज में बोले, नहीं बेटा, जब से अमरीन 18 साल की हुई है तब से बंद है। इस रात कुछ हुआ था, बस। वो बात अधूरी छोड़कर उठ गई। मैंने अमरीन आपा की तरफ देखा। वो फिर उसी खिड़की को घूर रही थी, जैसे वहां कोई मौजूद हो जो उन्हें बुला रहा हो। दिन गुजर गया और शाम जैसे ही उतरी, घर का स्कूत फिर भारी होने लगा। अंधेरा फैल रहा था कि अचानक इमरीन आपा ने एक जोरदार चीख मार दी। हम सब उनके कमरे की तरफ भागे। वो खिड़की के सामने खड़ी थीं, अपने सर को दोनों हाथों में जकड़े हुए। हर चीख के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई बाहर से दीवार नोच रहा हो। फिर वो खिड़की को जोर जोर से मक्के मारने लगे। खोल दो, खोल दो, वो बाहर है। फूफी रो रही थीं, मामू उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर अमरीन की ताकत इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उनकी अंगलियों से खून बहने लगा, मगर वो रखने को तैयार नहीं थीं। और फिर खिड़की के लोहे के पट पर किसी ने बाहर से जोरदार खराशें मारनी शुरू कर दी। पूरा घर साकत हो गया। सांसें थम गईं। इमरीन आपा ने सरगोशी में कहा, वो वापस आ गया है। इमरीन आपा की चीखों के बाद घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि जैसे वक्त रख गया हो। फूफी बार बार कलमा पढ़ रही थीं। मामू ने खिड़की के सामने हाथ फैलाकर अमरीन को पीछे करने की कोशिश की, मगर वो उनके हाथों से फंसलकर दोबारा खिड़की की तरफ लपकती रहीं। बाहर से आने वाली खिराशें अब और तेज हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे के पट पर किसी के बहुत बड़े, बहुत नोकीले नाखन रगड़ रहे हों। कमरे का दर्जा हरारत अचानक कम हो गया। मेरी सांसें धंध की तरह नजर आने लगे। अमरीन आपा पसीने में डूबी हुई चीख रही थीं। मैंने कहा था उसे न छेड़ो, वो मुझे लेने आया है। मैंने वादा तोड़ा है। मामू उनके कुंधों को पकड़कर बोले, कौन कौन लेने आया है? क्या कह रही हो? इमरीन की आंखें पूरी तरह सर्ख हो चुकी थीं। चेहरे पर एक अजीब गैर इंसानी वहशत थी। अचानक उन्होंने हंसी, ऐसी हंसी जैसे किसी कब्र से जिंदा लाश उठकर हंसे। फिर धीरे से बोले, तुम लोग नहीं समझोगे, वो मुझे पुकार रहा है। 12 साल बाद वापस आया है। फिर एकदम वो फर्श पर गिरे और पूरी ताकत से झूमने लगी ना। उनकी आवाज बदल गई, भारी गहरी, बिल्कुल ऐसी जैसे किसी बड़ी उम्र के मर्द की आवाज हो। फिर वो बोले, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर वाले से बात करनी है। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में मौजूद अमरीन नहीं, कोई और बोल रहा हो। फूफी रोती हुई उनके पास बैठ गई। बेटा, कौन है बाहर? अल्लाह के वास्ते बताओ। इमरीन ने हुले से सर उठाया। आंखों की पतलियां बड़ी बड़ी होकर पूरे आंख में फैल गई थीं। जिस रात
मैंने खिड़की खोलने की गलती की थी। वहीं से शुरू हुआ था सब कुछ। फिर वो बेसद होकर गिर गई। मामू ने फौरन उनको बस्तर पर लिटा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। खिड़की के बाहर से खिराशों की आवाज़ें रफ्ता रफ्ता कम होती गई, फिर मुकम्मल खामोशी। लेकिन उस खामोशी में भी अजीब सी धड़कन सुनाई देती थी, जैसे कोई बाहर खड़ा सांस ले रहा हो। घर में एक खौफजदा सोगवारी सी फजा थी। सबकी नज़रें अम्बरीन आपा के दरवाजे पर जमी थीं। उन्होंने पूरी रात कुछ नहीं कहा, न चीखें न हिलचल। सुबह जब हम उनके कमरे में दाखिल हुए, वो बस्तर पर लेटी थीं, बल पूरी तरह बिखरे हुए, जिस्म सरिद, और खिड़की के नीचे फर्श पर अजीब निशानात बने हुए थे, पंजों जैसे मगर इंसानों या जानवरों जैसे नहीं, लंबे, नौकीले और जलने के निशानों जैसे। फूफी ने लर्जती आवाज में कहा, ये क्या है? मामू ने वो निशान छूने की कोशिश की, मगर छूते ही उनकी अंगली जल गई। मैंने पहली बार मामू के चेहरे पर खौफ देखा। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे ये सोच रहे हो कि ये सब ख्वाब है या हकीकत। खिड़की के दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, कोई हरकत नहीं। लेकिन फिर ठक ठक ठक, खिड़की के लोहे के पट पर किसी ने अंगलियों से हल्के हल्के दस्तक दी। पूरा घर कांप गया। मामू आगे बढ़े और ऊंची आवाज में सूरह नास पढ़ने लगे। फूफी ने कुरान उठा लिया। मैं दीवार से लगकर कांपने लगा। दस्तक तेज हो गई, ठक ठक ठक, और फिर एक बहुत तेज जर्ब लगी। खिड़की हिलने लगी। लोहे की सलाखें जैसे अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। इम्बरीन उन्हीं आवाज़ों में सरगोशी करने लगे। वो आ गया, वो आ गया, वो अंदर आना चाहता है। मामू ने उनको पकड़ने की कोशिश की, मगर वो झटके से दूर हट गईं। उनके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे। वो जैसे हुआ मैं खींची जा रही हूँ। खिड़की के शीशे पर बुखारात जमा होने लगे। बाद जगहों पर ऐसा लगा जैसे किसी ने सांस मारकर धंध पैदा की हो। फिर धंध में एक अंगली चलती हुई नजर आई और शीशे पर एक लफ्ज लिखा गया, आज। मेरा दिल धड़कना भूल गया। फिर दूसरा लफ्ज बना, रात। फिर तीसरा, मैन। और आखिरी लफ्ज, आऊंगा। फूफी चीख मारकर पीछे गिर गईं। मामू कमरे से बाहर भागे मौलवी साहब को बुलाने। मैं दरवाजे से जड़ा खड़ा था, दिल हलक में फंसा हुआ था। इम्बरीन खिड़की की तरफ बढ़ी, आहिस्ता कदमों से, जैसे किसी के कहने पर चल रही हो। फिर वो खिड़की के बिल्कुल पास जाकर रख गईं। इनका हाथ खुद ब खुद उठा और खिड़की के पट को छूने लगा। नहीं, फूफी चिल्लाएं, अम्बरीन दरवाज़ा छोड़ो, खिड़की मत खोलो। मगर अम्बरीन ने सरगोशी में जवाब दिया, अगर मैं न खोली तो वो खुद अंदर आ जाएगा, और इस बार वो अकेला नहीं आएगा। खिड़की की दस्तक रुक गई। चंद लम्हों की गहरी खामोशी छा गई। फिर ऐसे लगा जैसे कोई खिड़की के दूसरी तरफ खड़ा मुस्करा रहा हो, और उसी लम्हे खिड़की की पश्त पर किसी ने जोरदार मक्का मारा। पूरा कमरा हिल गया। सलाखें टेढ़ी होने लगे। एम्बरीन ने आखिरी बार हमारी तरफ देखा और कहा, वो मुझसे लेने आया है, जो उसने पिछली बार अधूरा छोड़ दिया था। खिड़की पर पड़ने वाले जोरदार वार ने पूरा कमरा हिलाकर रख दिया। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। फूफी चीख कर रोने लगे और मैं दरवाजे से जड़ा पत्थर का हो चुका था। इम्बरीन आपा ने एक लम्हे को हमें देखा, मगर इस नज़र में कोई अपनायत नहीं थी। वो बिल्कुल खाली, बेजान, एक ऐसी नज़रों जैसी जो जिंदा इंसान की नहीं हो सकते। मामू मौलवी साहब को ले आए। वो कुरान और पानी लिए अंदर दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा, उन्होंने रख कर खिड़की की तरफ देखा और इनके चेहरे का रंग उड़ गया। मौलवी साहब ने लरजती आवाज में कहा, ये खिड़की फौरन बंद रखो, कोई भी उसके पास ना जाए। लेकिन बात पूरी होने से पहले खिड़की के पसे पर्दा एक साये ने हरकत की। वो साया इंसान का नहीं था, लंबा, बड़ा और बाजू गैर इंसानी तौर पर लंबे, ऐसे कि जैसे हड्डियां टूटी हों या कोई मड़ा हुआ हो। मौलवी साहब ने कुरान उठाया और बुलंद आवाज में सूरह बकरा की तलावत शुरू कर दी। आवाज फजा में फैलने लगी। इम्बरीन ने एकदम चीख मारकर अपने कान बंद कर लिए। बंद करो, वो गुस्से में आ जाएगा। मौलवी साहब की आवाज मजीद मजबूत हो गई। वो सूरों की हर आयत पूरी कुव्वत से पढ़ रहे थे, मगर जैसे जैसे वो पढ़ते, खिड़की के पार से दस्तक तेज होती गई। पहले हल्की थी, फिर मकसदाना, फिर गुस्से भरे वहशीवार, ठक ठक ठक, फिर धमाका। खिड़की के पट अंदर की तरफ मड़ने लगे। लोहे की सुलाखें चीख रही थीं। फूफी बेहोश होकर फर्श पर गिर गईं। मैंने जिंदगी में पहली बार मामू को खौफ के मारे पीछे हटते देखा। मौलवी साहब ने खिड़की की तरफ इशारा करके कहा, ये इंसान नहीं, न जिन, ये उस कबील का है जो दीवारों में चलते हैं, जिन्हें पुकारा नहीं जाता, वरना वो अपना हक लेने आते हैं। एम्बरीन हंसने लगी, फिर अचानक खामोश, फिर किसी बच्चे की तरह रोएं, फिर हंसी। उनकी आवाजें बदल रही थीं, कभी मर्दाना, कभी औरत जैसी, कभी बूढ़ी, कभी बच्चे जैसी। और फिर खिड़की के शीशे पर धंध उतरने लगी, वही धंध जिसमें अंगली चलती थी। इस बार धंध में फैली हुई अंगली ने एक शक्ल बनाई, 2 आंखें, सरख, अंदर से जलती हुई आग जैसी। सबके जिस्म से जान निकल गई। ये पहला मौके था जब हमने उसे देखा। मौलवी साहब ने दरवाजे की तरफ भागकर चीख कर कहा, सब बाहर निकलो अभी।
लेकिन अमरीन ने एक ऐसी चीख मारी जो इंसान बर्दाश्त न कर सके। वो आगे बढ़े और मौलवी साहब को जोर से धिका दिया। वो फर्श पर गिर पड़े। वो कहता है, कोई मुझे उससे ना दौड़ ले जाए। अचानक खिड़की का पट टूटने की आवाज आई। सबकी सांसें रक गईं। बाहर खिड़की के दूसरी तरफ किसी का हाथ आ चुका था। वो हाथ स्याह जला हुआ और अंगुलियां ऐसी जैसे हड्डियों पर बारीक सा गोशत चिपका हो। नाखून लंबे, टीढ़े और नुकीले। मौलवी साहब ने जल्दी से अपनी जेब से नमक निकाला और दरवाजे के सामने छिड़कना शुरू किया। वो अंदर आ जाएगा मौलवी साहब, कुछ करो, मामू चीख रहे थे। मौलवी साहब ने वहां भी लहजे में कहा, ये अंदर अकेले के पीछे नहीं आया, ये उस घर में एक रास्ता खोलने आया है। अचानक अमरीन ने खिड़की पर दोनों हाथ दे मारे, जैसे खुद ही उसे खोलना चाहती हूँ। मौलवी साहब आगे बढ़े। रोको उसे, वो खिड़की खोल देगी तो। लेकिन वो बात पूरी न कर सके, क्योंकि खिड़की बलाखैर एक खौफनाक धमाके से पूरी तरह टूट गई। शीशा हुआ में बिखर गया। ठंडी हुआ कमरे में फैल गई। फूफी की आंख झटके से खुल गई। मैं दीवार के साथ लड़खड़ा कर गिर गया और खिड़की के फ्रेम के अंदर वो खड़ा था, लंबा, धवां सा। चेहरा नहीं, सिर्फ दो सरख आंखें जो अंधेरे में अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसकी टांगें अल्टी मड़ी हुई, बाजों हद से ज्यादा लंबे, और कदम जमीन को छूते तक नहीं थे। वो फजा में मुअल्लक था। मौलवी साहब ने बेखौफ होकर उस पर कुरान की आयत फेंके, मगर हर आयत जैसे दीवार से टकराकर वापस गिर रही थी। ये आयत से नहीं रखता, ये किसी वादे का मकीद है। मौलवी साहब चल लाए। वो मखलूक खिड़की से अंदर कदम रखे बगैर हवा में एक इंच आगे बढ़ी, जैसे कोई दीवारों से गुजर रहा हो। अमरीन ने बेअख्तियार हाथ आगे बढ़ाया। मैं राजी हूँ, मैं चलूंगी, बस इन्हें नुकसान न देना। वो चीज़ रख गई। फिर उसकी आंखें हम सब पर घूमे। मैंने कसम खाकर कभी किसी चीज़ में इतनी नफरत, इतनी भूख, इतनी वहशत नहीं देखी। और फिर वो अमरीन की तरफ बढ़ने लगा कि कैफियत हर गुजरते दिन के साथ मजीद खौफनाक होती जा रही थी। खाला के घर में अब वही सरख बल्ब जलता था, वही सर्द हुआ, वही घटन, मगर अब एक नया खौफ भी शामिल हो चुका था। सीढ़ियों पर चलने वाली वो चीज़। खाला ने कई बार बताया था कि रात के किसी भी हिस्से में सीढ़ियों पर धीमी मगर साफ कदमों की चाप होती थी, जैसे कोई नंगे पांव ऊपर नीचे चल रहा हो। मगर घर में तो कोई भी ऐसी आदत वाला न था। जब भी किसी ने बाहर निकलकर देखा, फजा फिर से साकिन हो जाती, जैसे कोई साया रखकर देख रहा हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। सायरा बाजी अब पूरे पूरे दिन एक कोने में सकड़ी बैठती थीं। उनकी आंखों का सफेदी ज्यादा नुमायां हो चुकी थी। बाल उलझे हुए, हाथ मुसलसल कांपते रहते। वो अब न किसी को पहचानती थीं, न जवाब देती थीं, लेकिन कभी कभी वो पूरी कुव्वत से हंसने लगते, ऐसी हंसी कि जिस्म में झरझरी दौड़ जाए। ये आ गया है, वो मुझे लेने आया है, वो आहिस्ता आवाज में यही जमला बार बार दोहराते। हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें कौन नजर आता है। वो रात मुझे आज भी याद है। घर में गैर मामूली खामोशी थी। खाला की तबीयत भी खराब थी। अम्मी ने मुझे कहा कि खाला के घर जाकर एक रात रख जाऊं ताकि वो अकेली ना हो। मैं हिम्मत करके चली गई, मगर अंदर दाखिल होते ही मेरी टांगें कांप गईं। दीवारों पर साया सा सानिब की तरह रेंग रहा था, मगर घर में कोई रोशनी ऐसी न थी जो साए बना सके। हवा यूं चल रही थी जैसे कोई मुसलसल मेरे कान के पास से गुजर रहा हो। और सबसे बढ़कर वो सरख बल्ब जो सायरा बाजी के कमरे में जल रहा था। आज उसकी रोशनी कुछ ज्यादा ही नहीं, कुछ गहरी थी, जैसे कमरा खून से भर गया हो। मैं खाला के साथ लाउंज में बैठ गई। तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त था। खाला नीम सोई हुई थी जब अचानक ऊपर वाले पोर्शन से वो कदमों की आवाज आई। थक थक थक, आहिस्ता मगर वाज़ेह। मैं डर के मारे जम गई। कदम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ आने लगे, फिर अचानक रख गए, बिल्कुल हमारी नशस्त के ऊपर। खाला ने धीमी आवाज में कहा, ये आज ज्यादा चले हैं, आज कुछ होने वाला है। मेरा दिल हलक में आ गया। ऊपर वाले पोर्शन का दरवाजा चर्र की आवाज से खुद खुल गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर एक ठंडी लहर सीढ़ियों से नीचे उतरी, ऐसी ठंड जैसे मैं फ्रीजर में खड़ी हूं। खाला की आंखें खौफ से फैल गईं। वो आ गया। मैं रूहान सी हो गई। कौन? खाला ने आहिस्ता से मेरा हाथ दबाया, जो 3 महीने उसे ख्वाबों में मारता रहा था। मेरे हाथ कपकपाने लगे। इसी लम्हे ऊपर से चिल्लाने की आवाज आई, वो आ गया, उसे रोको। इनकी चीखें पूरे घर में गूंज गईं। मैं और खाला फौरन ऊपर भागे, मगर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, सीढ़ियों पर कुछ नीचे उतर रहा था, नंगे कदमों की चाप, मगर वो नजर नहीं आ रहा था। ये आयात से नहीं रखता, ये किसी वादे का मकीद है। मौलवी साहब चल लाए। वो मखलूक खिड़की से अंदर कदम रखे बगैर हवा में एक इंच आगे बढ़ी, जैसे कोई दीवारों से गुजर रहा हो। अमरीन ने बेअख्तियार हाथ आगे बढ़ाया। मैं राजी हूँ, मैं चलूंगी, बस इन्हें नुकसान न देना। वो चीज़ रख गई। फिर उसकी आंखें हम सब पर घूमे। मैंने कसम खाकर कभी किसी चीज़ में इतनी नफरत, इतनी भूख, इतनी वहशत नहीं देखी। और फिर वो अमरीन की तरफ बढ़ने लगा कि कैफियत हर गुजरते दिन के साथ मजीद खौफनाक होती जा रही थी।
खाला के घर में अब वही सरख बल्ब जलता था, वही सर्द हुआ, वही घटन, मगर अब एक नया खौफ भी शामिल हो चुका था, सीढ़ियों पर चलने वाली वो चीज़। खाला ने कई बार बताया था कि रात के किसी भी हिस्से में सीढ़ियों पर धीमी मगर साफ कदमों की चाप होती थी, जैसे कोई नंगे पांव ऊपर नीचे चल रहा हो। मगर घर में तो कोई भी ऐसी आदत वाला न था। जब भी किसी ने बाहर निकलकर देखा, फजा फिर से साकिन हो जाती, जैसे कोई साया रखकर देख रहा हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। सायरा बाजी अब पूरे पूरे दिन एक कोने में सकड़ी बैठती थीं। उनकी आंखों का सफेदी ज्यादा नुमायां हो चुकी थी, बाल उलझे हुए, हाथ मुसलसल कांपते रहते। वो अब न किसी को पहचानती थीं, न जवाब देती थीं, लेकिन कभी कभी वो पूरी कुव्वत से हंसने लगते, ऐसी हंसी कि जिस्म में झरझरी दौड़ जाए। ये आ गया है, वो मुझे लेने आया है, वो आहिस्ता आवाज में यही जमला बार बार दोहराते। हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें कौन नजर आता है। वो रात मुझे आज भी याद है। घर में गैर मामूली खामोशी थी। खाला की तबीयत भी खराब थी। अम्मी ने मुझे कहा कि खाला के घर जाकर एक रात रख जाऊं ताकि वो अकेली ना हो। मैं हिम्मत करके चली गई, मगर अंदर दाखिल होते ही मेरी टांगें कांप गईं। दीवारों पर साया सा सानिब की तरह रेंग रहा था, मगर घर में कोई रोशनी ऐसी न थी जो साए बना सके। हवा यूं चल रही थी जैसे कोई मुसलसल मेरे कान के पास से गुजर रहा हो। और सबसे बढ़कर वो सरख बल्ब जो सायरा बाजी के कमरे में जल रहा था, आज उसकी रोशनी कुछ ज्यादा ही नहीं, कुछ गहरी थी, जैसे कमरा खून से भर गया हो। मैं खाला के साथ लाउंज में बैठ गई। तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त था। खाला नीम सोई हुई थी जब अचानक ऊपर वाले पोर्शन से वो कदमों की आवाज आई। थक थक थक, आहिस्ता मगर वाज़ेह। मैं डर के मारे जम गई। कदम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ आने लगे, फिर अचानक रुक गए, बिल्कुल हमारी नशस्त के ऊपर। खाला ने धीमी आवाज में कहा, ये आज ज्यादा चले हैं, आज कुछ होने वाला है। मेरा दिल हलक में आ गया। ऊपर वाले पोर्शन का दरवाजा चर्र की आवाज से खुद खुल गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर एक ठंडी लहर सीढ़ियों से नीचे उतरी, ऐसी ठंड जैसे मैं फ्रीजर में खड़ी हूं। खाला की आंखें खौफ से फैल गईं। वो आ गया। मैं रूहान सी हो गई। कौन? खाला ने आहिस्ता से मेरा हाथ दबाया, जो 3 महीने उसे ख्वाबों में मारता रहा था। मेरे हाथ कपकपाने लगे। इसी लम्हे ऊपर से चिल्लाने की आवाज आई, वो आ गया, उसे रोको। इनकी चीखें पूरे घर में गूंज गईं। मैं और खाला फौरन ऊपर भागे, मगर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, सीढ़ियों पर कुछ नीचे उतर रहा था, नंगे कदमों की चाप, मगर वो नजर नहीं आ रहा था। चाप हमारे बाएं से गुजरी। हम दोनों साकत खड़े रह गए। वो चीज हमारे दरमियान से गुजरकर नीचे उतर गई। इसका जिस्म हुआ मैं घूमती ठंड की शक्ल में महसूस हो रहा था। मैं बड़ी तरह कांपने लगी। खाला ने बेमुश्किल हिम्मत जमा की, कमरा बंद कर। हम भागकर सायराबाजी के कमरे में गए। कमरा सरख रोशनी से नहाया हुआ था। दीवारों पर उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स लगी थीं, जिनमें आंखों वाले अजीब चेहरे थे। और सायराबाजी वो जमीन पर बैठे थीं, बल बिखरे हुए, हाथ जकड़े हुए, और उनके सामने बैठा कोई था। हमें सिर्फ उसकी पश्त का साया नजर आ रहा था, जैसे कोई बहुत लंबा इंसान, मगर जिस्म टूटा हुआ, कमर झुकी हुई और सांस